तो आज फ्रिक्शन में कुछ पहले थ्योरेटिकल बातें हैं वो देख लेते हैं। फ्रिक्शन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। 4 क्लास लगा लो। चलो शुरू करते हैं। फ्रिक्शन। ठीक है, नीचे लिख लो। फ्रिक्शन इज ए मॉलिक्यूलर फोर्स। फ्रिक्शन इज ए मॉलिक्यूलर फोर्स फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन Friction always opposes the relative motion between the surfaces in contact. ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करता है। करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस को अपोज करता है। थर्ड बात, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन force of friction is independent of force of friction is independent of area of contact। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई ब्लॉक ऐसा है, ये 2 मीटर का है और ये 1 मीटर का है, तो इस ब्लॉक को ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो, दोनों केस में फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होगी। मतलब फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन the value of friction depends on nature of material which are in contact with each other, which are in contact with each other। जैसे कॉपर कॉपर कांटेक्ट में होगा तो फ्रिक्शन अलग आएगा, स्टील स्टील कांटेक्ट में होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी। फ्रिक्शन का जो मेन रीजन है, अगर आप इसको बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाके देखोगे, मतलब जिस प्लेट में आप खाना खाते हो उसको अगर आप 10 टू द पावर जूम करके देखो तो वो प्लेट आपको ऐसा दिखता है। जब दो प्लेट हम एक दूसरे के अगेंस्ट में रखते हैं तो कुछ ऐसा सिनारियो बनेगा। अब समझ में आ रहा है कि जब दोनों प्लेट को एक दूसरे के अगेंस्ट में स्लाइड कराना है तो इसका हर्डल ये सब है और इसके जो ऑब्स्टिकल्स हैं
दोनों एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगे, एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। देख रहे हो ना, ये सब जैसे यहाँ पे फंस गया है ये वाला। तो अगर आपको इन दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चलाना है तो इन छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो आप जिसके अगेंस्ट में फोर्स लगा रहे हो, दैट फोर्स इज बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स। एक तो ये ध्यान रखो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सरफेसेस को स्मूथ बना देते हैं। जब हम कहते हैं कि काम को रफ सरफेस है ना, तो स्मूथ बना दो। जैसे मान लो आपने स्मूथ बना दिया, तो अब इस जो टेढ़े मेढ़े दांत वांत निकले हुए थे पहाड़ जैसे, वो अब टूट गए। अब दोनों सरफेस ऐसा दिखता है। तो कभी कभी आप देखोगे कि दो सरफेसेस जब बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं ना, तो भी दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। फील किया हो कभी? क्या कभी आपने फील करा है ये बात कि दो स्मूथ सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में होते हैं, तो कभी कभी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जब दो सरफेस जो स्मूथ सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, तो कभी कभी दोनों बॉडीज को एक दूसरे में चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी फील किया है ये बात? जैसे एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट रख दिया, और जब उसको हम स्लाइड कराने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रीजन उसका ये है, इसका मतलब ये हुआ कि सरफेसेस स्मूथ होने के बावजूद भी फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत बढ़ गई। उसका रीजन साफ दिख रहा है। पहले जो मॉलिक्यूल थे एक दूसरे से काफी दूर दूर था, ये हाथ बढ़ा रहा होगा और ये हाथ बढ़ा रहा होगा, दोनों एक दूसरे को पकड़ा हुआ था। दूर होने के कारण से फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ तो दोनों हाथ क्या, दोनों गले मिल लेगा एक दूसरे से। और ये दोनों कहता है कि देख यार, बहुत दिन के बाद हम लोग इतने आसपास मिले हैं, हम लोग दोनों अपना साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो गया है, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि दो स्मूथ सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। तो ज़्यादा क्यों हो जाता है, उसका रीज़न ये है, अगर आपने सरफेस को स्मूथ बना दिया तो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बहुत घट जाता है। फोर्स की वैल्यू बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाती है, जिससे हम देखते हैं कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है। जस्ट लाइक ए जिप होता है ना, चेन। आप समझ लो ये सब चेन है, उसके एक एक डॉट है ये सब। अब नजदीक आ गया तो तूने मान लो चेन लगा दिया। चेन लगा दिया तो भाई जब चेन लग जाता है ना, तो उसको एक दूसरे से अलग कर पाना इतना आसान नहीं है। बहुत स्ट्रांग फोर्स लगाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही होता है, इसको हम लोग कहते हैं जिप थ्योरी। फ्रिक्शन को वैसे भी समझा जाता है, मॉलिक्यूल का फोर्स जो वो चेन का डॉट डॉट जैसा होता है, देखे हो ना। तो ये बात समझ में आया कि दो स्मूथ सरफेसेस के बीच में कभी कभी फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ठीक है, अब देखो। और छोटी छोटी बातें देखते हैं। फ्रिक्शन को आप मोटा मोटा दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लिखो? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या लिखो? Concept of static friction is applicable. Concept of static friction is applicable
when there is tendency of relative motion, when there is tendency of relative motion between the surfaces in contact, when there is relative motion between the when there is no relative motion between the surfaces in contact, but there is tendency of relative motion between the surfaces in contact. मतलब जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो लेकिन होने की टेंडेंसी हो, तब जो वहां फ्रिक्शन रोल में आएगा दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो लेकिन होने की टेंडेंसी हो। अभी हम समझाएंगे, रुक जाओ। बट देर इज a tendency of relative motion between the surfaces in contact. But there is tendency of relative motion between the surfaces in contact. अभी हम समझा देंगे, मुझे 10 मिनट का टाइम दो, सब समझा देंगे। देखो, एक बात ध्यान रखिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू एक रेंज में लाई करती है, 0 से बड़ा और एफ एल से छोटा। एफ एल इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाम से क्लियर है कि इस फ्रिक्शन के बियॉन्ड, सॉरी, इस फ्रिक्शन के बियॉन्ड ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, आप अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करना चाहो तो आप कह सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब ये एक लिमिट है, एक थ्रेशोल्ड है, जब तक इस थ्रेशोल्ड को अप्लाइड फोर्स ओवरकम नहीं करेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन का कंडीशन जो है वो ब्रेक नहीं होगा। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन का कंडीशन ब्रेक नहीं होगा, बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा। मतलब बॉडी ने अगर चलना है तो उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड करना ही होगा। एफ एल की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इज कॉल्ड म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है ना, ये नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, लिख लो कहीं पे। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ये दिया रहेगा आपको। और एन तो आपको पता ही है, एन होता है नॉर्मल रिएक्शन।
एक बात ना हिंदी में लिख लो, जहां का फ्रिक्शन वहीं का नॉर्मल। जहां का फ्रिक्शन वहीं का नॉर्मल। चलो आगे आ जाओ। काइनेटिक फ्रिक्शन। Concept of kinetic friction is applicable concept of kinetic friction is applicable concept of kinetic friction is applicable when there is relative motion between the surfaces in contact. When there is relative motion between the surfaces in contact. When there is relative motion between the surfaces in contact. ठीक है। कह रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट तब एप्लीकेबल होगा जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक रेंज में लाई नहीं करती है, इसकी हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एफ के इज काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, mu k is coefficient of kinetic friction, n is normal reaction। mu k अगेन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। अब तुमको लग रहा होगा यार सर बार बार रिलेटिव मोशन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो आओ जरा रिलेटिव मोशन का मतलब समझते हैं पहले। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ये रुका हुआ है और ये ब्लॉक आगे भाग रहा है। तो आप देखो ग्राउंड का सरफेस और ब्लॉक के सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो जो अर्थ सरफेस है वो इस ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन लगाएगा। कैसे? अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में देखो ब्लॉक का सरफेस आगे भागना चाह रहा है, तो ये उसको अपोज करेगा और फ्रिक्शन लगा देगा इधर। अभी दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, जाहिर सी बात है अभी जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। ठीक है। अब जैसे देखो इधर, जैसे एक बॉडी के ऊपर एक बॉडी है और ये दोनों साथ भाग रहे हैं, साथ ऐसे भाग रहे हैं। मान लो इसकी वेलोसिटी है v, क्या कर देते हैं, इसकी वेलोसिटी कर देते हैं v/2। आप मुझे फ्रिक्शन का डायरेक्शन सोच के बताओ। M2 का जो लोअर सरफेस है, ध्यान से देखो, M2 का लोअर सरफेस और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में M2 का सरफेस आगे भागना चाह रहा है, तो ग्राउंड M2 के ऊपर एक फ्रिक्शन लगाएगा इधर, नाम F2 कर देते हैं।
अब जरा M1 M2 को ध्यान से देखो। M1 की वेलोसिटी ज्यादा है और M2 की वेलोसिटी कम है, यानी कुछ ऐसा कहानी है। दो हाथ को ही देख लो, नीचे वाला हाथ कम स्पीड से भाग रहा है, ऊपर वाला ज्यादा। तो रिलेटिवली हम देखेंगे तो ऐसा कुछ कहानी दिखेगा, मतलब ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ के रेस्पेक्ट में आगे भागता हुआ दिखेगा। तो M2 का सरफेस M1 पे फ्रिक्शन लगाएगा इधर, नाम F कर दे। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, M1 M2 पे फ्रिक्शन लगाएगा इधर, वो भी F1। आप मुझे बताइए जो F2 होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा या काइनेटिक? बताओ, F2 जो होगा वो स्टैटिक या काइनेटिक? अरे दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, तब तो काइनेटिक ही होगा। F1 भी काइनेटिक ही होने वाला है। और एग्जांपल सुनो। आप जब चलते हो, मुझे एक बात बताओ, आप जब सोच के बताना, आप जब चलते हो तो आपके पैर, आप नहीं, आपके चलने में कौन सा फ्रिक्शन रोल में आता होगा, स्टैटिक या काइनेटिक, ये बताओ पहले। आप जब चलते हो तो कौन सा फ्रिक्शन रोल में आता है, स्टैटिक या काइनेटिक? ऑब्वियसली स्टैटिक। आप क्या करते हो, देखो आप अपने पैर के फ्रंट पोर्शन से ग्राउंड को किसी एंगल पे पीछे की तरफ धकेलते हो, ऐसा। एग्जैक्ट तो मेरे से बनेगा नहीं, समझ जाना तुम, ये पैर है मान लो, आप ग्राउंड को ऐसे ढकेलते हो, तो धरती माता भी तुम्हारे ऊपर एक ऐसे ही फोर्स लगाती है। फोर्स को आगे चल के हम बोलेंगे कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आता है, दूसरा इधर आता है। ये वाला जो फोर्स है यही कहलाता है फ्रिक्शन, और ये कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये जो एक पूरी तरह से मिसकॉन्सेप्शन है कि फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करता है, वो गलत है। ध्यान रखें कि यहाँ पे फ्रिक्शन ही है जो आदमी को चला रहा है। अगर सरफेस को एकदम स्मूथ बना दिया जाए तो फ्रिक्शन बचेगा ही नहीं, और फ्रिक्शन बचेगा नहीं तो आदमी चल ही नहीं पाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि और आप ऐसे भी समझो, अब बच्चे कहते, कुछ बच्चे कहते हैं सर काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। अरे काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन अगर होगा इसका मतलब आपका पैर अगर ये है तो आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में घसड़ घसड़ थोड़ी चलते हो। अब तो बड़ा स्मूथ पैर रखे चले, फिर अगला स्टेप फिर ऐसे, फिर अगला स्टेप ऐसे। मतलब आपके पैर और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। जब स्लिपिंग नहीं हो रहा है इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आएगा। कार का चलना वो भी वही है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से होता है। टायर जो है नॉर्मली, अब कुछ हीरो लोग होते हैं जो कार को स्किड कराते हैं, स्लिप कराते हैं, उस केस में फ्रिक्शन रोल में आता होगा, उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लगता होगा। लेकिन 99.99% गाड़ियां रोड पे एकदम आराम से चल रही हैं, तो वहां जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक लगता है, ना कि काइनेटिक। और एग्जाम्पल देखो,
जैसे मान लो ये एक बॉडी है और इस पे हमने कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन सपोज करो 20 न्यूटन का है। तो समझ में आ रहा है कि अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का है और फ्रिक्शन कसम खा के बैठा है कि जब तक अप्लाइड फोर्स 20 से ज्यादा नहीं होगा तब तक हम नहीं चलेंगे। जब तक अप्लाइड फोर्स 20 से ज्यादा नहीं होगा हम नहीं चलेंगे। मुझे एक बात बताओ कि बॉडी का मूवमेंट होगा या नहीं होगा। बॉडी का मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब दोनों के बीच में फ्रिक्शन कौन सा काम करेगा, स्टैटिक या काइनेटिक। ऑब्वियसली स्टैटिक। ठीक है ना, तो सिंपल सा चीज है, आपको समझना है कि कब रिलेटिव मोशन है कब रिलेटिव मोशन नहीं है। देखो, नीचे लिखो। स्टैटिक फ्रिक्शन हैज सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन हैज सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन को जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है। कैसे, आओ समझाते हैं। जैसे मान लो ये एक 5 kg का ब्लॉक है। यहाँ म्यू एस की वैल्यू सपोज करो है 0.6 और म्यू के की वैल्यू है 0.5 और हम यहाँ पे लगा रहे हैं अप्लाइड फोर्स। हम जानना चाहते हैं क्या होगा नहीं होगा अलग अलग एफ की वैल्यू के लिए, ठीक है ना। आओ देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि नॉर्मल निकाल लो, तो साफ दिख रहा है कि नॉर्मल आएगा ऊपर और mg आएगा नीचे। mg आएगा 50 न्यूटन। तो नॉर्मल की वैल्यू हो गई 50। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस दे रखा है प्रॉब्लम में 0.6 और ये 50 यानी 30 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो होती है म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू 0.5 इंटू 50 यानी 25। हाँ, कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा अगर ये सर ने म्यू एस की वैल्यू को ज्यादा क्यों ले लिया है, म्यू के की वैल्यू को कम क्यों लिया है। तो समझने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखो। जैसे मान लो ये बहुत बड़ा पत्थर है ऐसा, ठीक है, 1000 kg का। मैंने प्रभु जी को पकड़ा, हमले प्रभु जी तेरा काम है तो धक्का मार और इसको मोशन में सेट कर। ठीक है ना, ये प्रभु जी का काम लगा दिया मैंने। तो प्रभु जी बोले ठीक है सर आओ कोशिश करते हैं। फिर मैंने क्या किया, जैसे ये मोशन में सेट हो गया मैंने तेजस का काम लगा दिया। हमने तेजस अब तेरा काम है इसके मोशन को कंटिन्यू रखना। प्रभु जी का काम रखे हम इस भारी भरकम पत्थर को मोशन में सेट करना। और तेजस का काम रखे कि एक बार जब ये मोशन में सेट हो जाए तो उसके मोशन को कंटिन्यू रखना।
आप मुझे बताओ किसका काम आसान है, किसका काम मुश्किल है? एक्सपीरियंस से बताओ। पहले इजी बताओ किसका है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि भाई तेजस का काम इजी है। कामू कह रही है तेजस का काम इजी है, प्रभु जी का कह रहे हैं हार्ड है। बाकी और बताओ। एक्सपीरियंस से लाओ ना। कोई भी पत्थर रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि एक बार चल ले, बस चल लिया ना फिर तो अपने लोग चला ही देंगे। तो उस आइडिया से बताओ कि किसका काम आसान, किसका काम मुश्किल। इसका मतलब एक बात बताओ, प्रभु जब काम कर रहा होगा, प्रभु जी जब काम कर रहे होंगे, तो प्रभु जी के एफर्ट करने के दौरान कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? प्रभु जी के एफर्ट करने के दौरान कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? ऑब्वियसली स्टैटिक। और जब तेजस रोल में आया होगा तब कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा होगा? तो अगर आप कह रहे हैं कि प्रभव का काम मुश्किल है, इसका मतलब प्रभव के केस में फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर प्रभव के केस में फ्रिक्शन की वैल्यू, प्रभु जी के केस में फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, यानी मान लो ये F1 है और ये F2 है, और तेजस के केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक हो गया काइनेटिक? बताओ। काइनेटिक। तो समझ में आ रहा है कि भाई F1 पक्का बड़ा होगा तभी तो प्रभु जी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और आपको पता है कि यहाँ का म्यू और यहाँ का म्यू नॉर्मल तो दोनों का सेम ही होना है, इसका मतलब यहाँ का म्यू पक्का यहाँ के म्यू से ज्यादा होगा। और यहाँ जो म्यू लग रहा होगा वो कौन सा है, म्यू एस या म्यू के? हाँ, प्रभु जी में म्यू एस लग रहा होगा, और इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि भाई म्यू एस की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी एज कंपेयर टू म्यू के। क्या इस बात का फील आया क्या? चलो, देखो वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि म्यूएस म्यू के अलग अलग होते हैं, लेकिन होगा जब आप बुक में देखोगे ना तो आपको अलग अलग नहीं देगा, वो केवल म्यू लिख के छोड़ देगा। तो आप समझना बेटा कि म्यू जो है वही म्यू म्यूएस का भी काम करेगा, और वही म्यू म्यू के का भी काम करेगा। ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जहां पे म्यूएस और म्यू के आपको अलग अलग दिया होगा, ठीक है ना। चलो आओ इस क्वेश्चन पे आते हैं, जरा एक बार समझते हैं इसको अच्छे से एक बार। देखो इधर, जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम है लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेना और काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेना। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा। अब देखो, हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं, एफ फ्रिक्शन और एक्सलरेशन देख लेते हैं। अप्लाइड फोर्स है 0,
फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, 30 वाला या 25 वाला? बताओ। मीनाक्षी नहीं, मैंने क्या बोला था? फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट तब लगता है जब बॉडी चल रही हो या बॉडी को चलने की टेंडेंसी हो। जब आपने कोई फोर्स ही नहीं लगाया तो ना तो बॉडी चलेगा ना चलने की टेंडेंसी होगी। तो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए? बोलो। ऐसे भी समझो ना, ये ब्लॉक चलने वाला तो है नहीं। जब ये चलने वाला नहीं है तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। और नेट फोर्स जीरो तब होगा जब फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगी। भाई फ्रिक्शन रोल में तभी आता है जब बॉडी चल रही हो या बॉडी को चलने की टेंडेंसी हो। अभी ना तो बॉडी चल रही है ना चलने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन रोल में आएगा ही नहीं, मतलब फ्रिक्शन हो जाएगा जीरो। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 30 वाला ले लो, बड़ा मजेदार कहानी है तब तो। अब मुझे एक बात बताओ, तेरे घर में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। वॉशिंग मशीन और जहां रखा हुआ है दोनों के बीच का कुछ ना कुछ म्यू होगा। वॉशिंग मशीन का अपना कुछ मास होगा, उसका अपना कुछ वेट होगा, उसका अपना कुछ नॉर्मल होगा। नॉर्मल और म्यूएस को मल्टीप्लाई कर दिए तो कुछ लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। उस पे आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो तुम्हारे हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा 30 वाला। बाई चांस अगर वॉशिंग मशीन का वेट 5 kg है, मान लेते हैं ऐसा, तब तो मालूम चला कि रात को वॉशिंग मशीन तेरे घर में, सुबह उठ के देखे बगल वाले के घर में मिलेगा। बोल। होगा ना ऐसा? तो मतलब फ्रिक्शन आएगा जीरो। ध्यान से देखते जाना। तो एक्सलरेशन भी हो गया जीरो। मान लो हमने 5 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया, तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, यही सीखना है हमको अच्छे से। जब तक बॉडी नहीं चल रहा है तब तक फ्रिक्शन आपको बड़ा परेशान करेगा। बताओ बॉडी का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। कामू नहीं होगा। अरे लड़की, क्वेश्चन यही है। अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन का है, स्टैटिक फ्रिक्शन 30 का है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन 25 का है। तो समझ में आ रहा है कि बॉडी का मूवमेंट तो होना नहीं है। और बॉडी का मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है यानी कि नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। और बॉडी पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो एक बात कंफर्म है कि फ्रिक्शन ही है जो इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करके रखा होगा। तो फ्रिक्शन कितना अप्लाई होगा जल्दी बोलो। 30 का या 25 का? बताओ। अरे मुझे एक बात बताओ, सुनो। 5 न्यूटन का फोर्स लगा के बॉडी चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। और बॉडी अगर नहीं चल रहा है तो क्या बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है या नहीं है? बोलते जाओ जल्दी जल्दी।
बॉडी पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो आखिरकार अप्लाइड फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इस केस में कितने का हो गया होगा? 5 का। लग किधर रहा होगा फ्रिक्शन? अप्लाइड फोर्स के सेंस में या उसके अपोजिट? अपोजिट। हाँ, तो इस केस में फ्रिक्शन आप बोलोगे 5 न्यूटन का हो जाएगा और इधर लगेगा। बॉडी चल तो रहा नहीं है तो एक्सीजन जीरो ही हो गया। अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स। चलो बताओ। अब आप बताओ फ्रिक्शन कितने का, जल्दी जल्दी बताओ। अगर हम 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन कितने का और किधर, जल्दी बोलो। बोलो फ्रिक्शन कितने का? अरे 10 न्यूटन का फोर्स जब बॉडी पे लगाओगे तो बॉडी का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? क्योंकि फ्रिक्शन तो कसम खा के बैठा है, तगड़ा तगड़ा फ्रिक्शन है, तो भैया 10 न्यूटन में तो वो चलने वाला है नहीं। 10 न्यूटन को लगा के अगर वो चलने वाला नहीं है, इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। तो अप्लाइड फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 10 न्यूटन। और डायरेक्शन जो है लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, तो फ्रिक्शन 10 का हो गया। अब एक बात बताओ। अब लगा दिया हमने 20 न्यूटन का। बॉडी का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? बॉडी का मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन कितने का हो गया होगा? 20 का। वो भी इधर। बॉडी तो चला ही नहीं, तो काहे का एक्सलरेशन। ठीक है ना? और देखो जरा, जगह नहीं है तो हम थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देते। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने लगा दिया 25 न्यूटन का फोर्स। अब तो बॉडी को लग रहा होगा ये कि चलो अब हमारे चलने के दिन आने वाले हैं। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन 25 न्यूटन का है। नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ? फ्रिक्शन 25 न्यूटन का ही लगेगा। अब चलेगा बॉडी। 26 न्यूटन का हमने अप्लाइड फोर्स लगा दिया। अब बॉडी का मूवमेंट होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। पहले मुझे बताओ बॉडी का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? तो फ्रिक्शन कितने का लगेगा? बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब फ्रिक्शन मस्ट बी बैलेंस बाय द अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स 26 न्यूटन का है। ये भी 26 का ही हो गया। 30 न्यूटन लगाओगे तो 30 का ही लगेगा फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही 30.001 न्यूटन भी लगाओगे, देखो सीधी सी बात है, बॉडी का मूवमेंट तब स्टार्ट होगा जब वो रेस्ट के स्टेट को तोड़ेगा।
और रेस्ट के स्टेट को तभी तोड़ पाएगा जब अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन से ज्यादा हो। तो जैसे ही आप 30.001 लगाओगे बॉडी चलना स्टार्ट कर देगा, और बॉडी जैसे ही चलना स्टार्ट किया तो फ्रिक्शन 30 लगेगा या 25, जल्दी बताओ। जैसे ही हम 30.001 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो बॉडी चल पड़ेगा, और चल पड़ेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 25 न्यूटन। तो फ्रिक्शन 30 से घट के सीधा 25। मान लो कि अब मैंने 35 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन कितना लगेगा जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है फ्रिक्शन। मतलब अब फ्रिक्शन हमेशा के लिए 25 न्यूटन पे फिक्स हो गया है। आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी भी बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन हमेशा के लिए 25 न्यूटन पे लॉक हो गया है। तो ध्यान से सुनना जरा। जब हमने ये वाले केसेस लिए, ये वाला और ये वाला, ये सारे केसेस में जो फ्रिक्शन आया है वो कौन से नेचर का है, स्टैटिक या काइनेटिक? बोलो। और उसके बाद जो केसेस आए हैं वो सारे हैं काइनेटिक वाले, है ना? इसीलिए मैंने आपको बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। आप देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 30 न्यूटन, लेकिन समय के साथ फ्रिक्शन ने अपने आप को कितना अच्छा एडजस्ट किया। 0 भी हो गया, 5 भी हो गया, 10 भी हो गया, 20 भी हो गया, 25 भी हो गया, 26 भी हो गया, 30 भी हो गया। ये सारे के सारे स्टैटिक फ्रिक्शन के सेल्फ एडजस्टिंग बिहेवियर को दिखाता है। तो अगर हम एक फ्रिक्शन का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा नजर आएगा, ध्यान से देखो। तो इधर हम बना रहे हैं फ्रिक्शन, और हम इधर बना रहे हैं अप्लाइड फोर्स। ग्राफ नजर आएगा ऐसे। पहले तो ये वाला एंगल एकदम 45 है। क्यों 45 है? तो जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन, जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। और ये कहानी चला ऐसे, आप समझ लो कि ये वाला वो 30 वाला फोर्स है, और जैसे अप्लाइड फोर्स को हमने 30 से बढ़ाया तो फ्रिक्शन की वैल्यू एकदम सडनली ड्रॉप हो गई ऐसे, विद इन नो टाइम। और फिर फ्रिक्शन हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गया। बहुत सारे बुक में देखोगे ना, ये वाला पोर्शन जो है वो ऐसे बनाया हुआ है, जो कि गलत है। ऐसे बना के बनाएगा ऐसे। ये बता रहा है कि स्टैटिक से काइनेटिक होने में धीरे धीरे फ्रिक्शन घटा, ऐसे थोड़े घटा है। फ्रिक्शन 30 से घटा सीधा 25 हो गया। फोर्स कितना बढ़ा? जब 30 न्यूटन का फोर्स था तो फ्रिक्शन था 30 का, हमने अप्लाइड फोर्स कर दिया 30.0001 न्यूटन का, फ्रिक्शन सीधा घटा और 25 का हो गया। तो इतना बड़ा रेंज ये थोड़ा ही है। ये देखो ना, ये 0.00001 है, नहीं के बराबर है, इसलिए ये वाला ग्राफ सही है। अब मुझे बताओ पहले, ये वाला फ्रिक्शन कौन सा है? यस, वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वाला फ्रिक्शन कौन सा है? ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये पूरा रीजन वाला फ्रिक्शन कौन सा है?
वो है काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए मैंने बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का एक रेंज होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, वो एक हमेशा रेंज में लाई करता है, फ्रॉम 0 टू यहाँ तक, 0 से एफएल के बीच में लाई करता है। ये ग्राफ क्लियर हो गया सबको? ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, हर बुक में रहता है। कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है आपको ढंग से पकड़ना है, तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये वाला ग्राफ कहीं बना होगा तो वो गलत है। एकदम विद इन नो टाइम लिमिटिंग से काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। और थोड़े क्वेश्चन समझाते हैं आपको, थोड़ा सुनो। देखो फ्रिक्शन में ना थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, और कैसे सोचते हैं हम एक बार बता रहे हैं, ध्यान से समझना। जब तक बॉडी नहीं चल रहा है तब तक फ्रिक्शन बहुत अच्छा है, जब तक एक बार चलना स्टार्ट हो गया फिर फ्रिक्शन बहुत ही आसान है। मान लो मैंने एफ लगा दिया 100 न्यूटन का, और मास ले लिया मैंने सपोज करो 5 केजी का। यहाँ का म्यू हमने आपको दे दिया 0.5। जब हम बोलेंगे म्यू तो आपको समझना है कि यही म्यू म्यूएस का भी काम करेगा, यही म्यू म्यूकी का भी काम करेगा, अलग अलग आपको नहीं दिया है तो नहीं दिया है। चलो देखो, अब आपको बोला है फ्रिक्शन अप्लाई कितना होगा ये बताओ, और दूसरा एक्सलरेशन की वैल्यू बताओ। ध्यान से सुनना। पहले हम बॉडी की एफबीडी बनाएंगे तो समझ में आ रहा है कि दीवार का नॉर्मल ऐसे आएगा, बॉडी का वेट ऐसे आएगा, इस बॉडी को नीचे आने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन ऊपर आएगा। ठीक है, साफ समझ में आ रहा है कि नॉर्मल इज इक्वल टू 100। तो सबसे पहला काम है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा 0.5 इंटू 100, यानी 50 न्यूटन का फोर्स हो गया। और आप कह रहे हो कि mg बॉडी को चलाने वाला फोर्स है, तो और mg की वैल्यू हो गई 50 न्यूटन, अगर हम g को 10 मान ले तो मुझे एक बात बताओ कि mg जो बॉडी को चला रहा है वो 50 न्यूटन का है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन का है, तो फ्रिक्शन कितना अप्लाई होगा? सारे जवाब दो। तो फ्रिक्शन जो है वो 50 का ही हो जाएगा, डायरेक्शन होगी उसकी अपवर्ड, और उसका एक्सलरेशन आएगा 0। अब मान लो कि मैंने इस मास की वैल्यू को इसी क्वेश्चन में बदल के 3 केजी कर दिया है। अब अच्छे से सोचो और मुझे बताओ फ्रिक्शन अप्लाई कितना होगा और एक्सलरेशन की वैल्यू क्या होगी, सोच के बताएंगे। अगर हम यहाँ पे एबिलिटी देखें ढंग से तो समझ में आ रहा है अपने को कि इधर लगेगा 30 न्यूटन का फोर्स, इधर 100 न्यूटन है तो नॉर्मल हो गया 100 का, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया 50 का, लिमिटिंग फ्रिक्शन है 50 का, और अप्लाइड फोर्स है 30 न्यूटन का।
जाहिर सी बात है, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी का मूवमेंट तो होना है नहीं। जब बॉडी का मूवमेंट नहीं होना है, इसका मतलब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो होने के लिए फ्रिक्शन पक्का इधर आएगा, और वैल्यू होगी 30 न्यूटन। क्योंकि अभी अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड किया नहीं है, तो बॉडी के चलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक्सीलरेशन जीरो। एक और केस दिए हैं, देखो 7 kg वाला। इस बार बॉडी का मास है 7 kg। बताओ फ्रिक्शन कितना अप्लाई होगा, एक्सलरेशन कितना अप्लाई होगा। 7 kg वाले केस में जल्दी बताओ मुझे। डायग्राम यही है, बस मास की वैल्यू को मैंने 7 kg कर दिया है। चेक करो जल्दी जल्दी। हाँ जी बताओ। कर्नाटक में कहाँ चलेगा तुम लोग? अरे 7 kg का फोर्स लगाओगे तो अप्लाइड फोर्स हो गया 70 न्यूटन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन है 50 न्यूटन का, नॉर्मल इधर से 100 न्यूटन का आ रहा है, और इधर एक नॉर्मल लगा होगा। फ्रिक्शन तो कसम खा के बैठा है कि जब तक अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन को एक्सीड नहीं करेगा तब तक बॉडी नहीं चलेगा। तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे 70 न्यूटन का, इसका मतलब बॉडी पक्का चलेगी। और बॉडी अगर चल रहा होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो आप बोलोगे फ्रिक्शन 50 न्यूटन का होगा और ऊपर की तरफ होगा। एक्सेलरेशन निकालना है तो बहुत ही आसान, ये 70, ये वाला 50, तो 70 - 50 हो गया 20। 20 और मास है 7 kg का, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 20/7, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। आंसर आ गया। अरे बोलो, क्लियर है सबको? हाँ जी। चलो एक और लेते हैं, आ जाओ। मान लो हमने एम को ले लिया 1 kg का, चलो ट्राई करो तो अब। इसी क्वेश्चन में मास की वैल्यू को हमने 1 kg कर दिया है। बताओ फ्रिक्शन कितना अप्लाई होगा और एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। सामो लिख के क्यों हटाती है तू? गलत होगा होगा।
तो मतलब अब लिखी तो वही थी, हटाई क्यों फिर? तो देखो, समझ में आ रहा है कि भाई अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन का। फ्रिक्शन कसम खाए बैठा है कि जब तक 50 न्यूटन को एक्सीड नहीं करोगे हम नहीं चलने देंगे। तो समझ में आ गया कि बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, नहीं होगा तो फ्रिक्शन जो अप्लाई होगा वो 10 न्यूटन का होगा। फ्रिक्शन 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन 0। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो, हम डेटा बदल बदल के बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे करा देंगे। मान लो 100 न्यूटन का फोर्स हमने यहाँ से लगाया और ये एंगल है 37 डिग्री का। म्यू की वैल्यू मान लेते हैं 0.5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है कि कहानी क्या होगा, पहले वो बेसिक बेसिक बात डील कर लेते हैं। 100 न्यूटन के फोर्स को पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा। तो 100 का कॉस वाला कंपोनेंट हो जाएगा 80 न्यूटन, और ये वाला हो जाएगा 60 न्यूटन। नीचे लग रहा होगा mg। फ्रिक्शन किधर लगेगा ये बोल पाना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स में दो फोर्स लग रहा है, एक mg भी और एक 60 न्यूटन का फोर्स भी है। यानी अप्लाइड फोर्स जो आएगा वो mg और 60 न्यूटन का रिजल्टेंट होगा। ये मेरा F अप्लाइड है। फ्रिक्शन चेक कर लेते हैं, आ जाओ। दिख रहा है साफ साफ कि जो नॉर्मल आएगा इस बॉडी पे वो नॉर्मल की वैल्यू 80 न्यूटन की है, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा 80 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.5, यानी कि ये हो गया 40 न्यूटन। ठीक है ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 न्यूटन का हो गया। इसका मतलब है कि अप्लाइड फोर्स अगर 40 को एक्सीड करेगा तो बॉडी का मूवमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आओ केस लेते हैं। केस 1, मान लो मैंने m की वैल्यू को 3 kg ले लिया। क्या होगा देखो जरा। तो m अगर 3 kg का ले रहे हो तो समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ लग रहा है 60 न्यूटन का फोर्स, और नीचे लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स। यानी जो नेट फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ 30 न्यूटन का आएगा। लेकिन फ्रिक्शन तो कसम खा के बैठा है कि जब तक अप्लाइड फोर्स 40 को एक्सीड नहीं करेगा तब तक वो बॉडी को चलने नहीं देगा। इसका मतलब बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, और बॉडी का मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स 0 है। और बॉडी पे नेट फोर्स 0 तब होगा जब इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा कौन? फ्रिक्शन। देखो इस बार फ्रिक्शन नीचे हो गया और 30 न्यूटन का हो गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस। तो थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। फिर डिलीट की तू? अरे अभी हम समझाए, समझ में आ गया क्या, बता दो मुझे। चलो अब हम एक केस, हम 2-3 केस कराएंगे, सब बताते जाना ढंग से एकदम। इसी में सब करा रहे हैं। मास की वैल्यू को ले लो, 8 kg ले लो, चलो। मास की वैल्यू को 8 kg लेके मुझे फ्रिक्शन बताओ कितना लगेगा, किधर लगेगा, बॉडी चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो बॉडी का एक्सलरेशन कितना होगा।
हाँ मैं समझ गया, रुक जा। हम ये कह रहे हैं कि अगर 8 kg का मास लेते हो तो 80 न्यूटन का फोर्स हो गया, 80 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स, और ये 60 का, नेट हो गया 20 का। फ्रिक्शन कसम खा के बैठा है कि जब तक 40 न्यूटन को एक्सीड नहीं करोगे वो बॉडी को चलने नहीं देगा। तो अप्लाइड फोर्स 20 का है और फ्रिक्शन 40 का है, तो क्या बॉडी का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? बोलो। तो बॉडी का मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो तब आएगा जब अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस करे। तो फ्रिक्शन इस बार 20 न्यूटन का होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। आंसर, इसमें क्या रॉकेट साइंस है रे? बोलो। कुछ नहीं है इसमें तो। चलो एक और केस करो। एम की वैल्यू को मैंने कर दिया 6 kg। अब बताओ फ्रिक्शन कितना आएगा और किधर आएगा? सोच के बताना। बताओ कितना फ्रिक्शन आएगा? फ्रिक्शन बेटा 80 कैसे हो सकता है? फ्रिक्शन तो 40 को, 40 से ज्यादा फ्रिक्शन तो हो ही नहीं सकता है। फ्रिक्शन कितने का होगा बताओ जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, मास 6 kg लेना है। बोलो क्या आ रहा है? देखो फिर से हम आपको इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, एक बार देखो आओ। जैसे अभी हमने लिया है, ये ब्लॉक है ऐसा 6 kg का है, न्यूटन आ गया नीचे, 100 न्यूटन है इधर, को रिजॉल्व कर लिए, इधर और इधर। तो 100 का ये वाला कंपोनेंट जो है वो हो गया 80 न्यूटन, और ये हो गया न्यूटन।
नॉर्मल रिएक्शन जो इधर से आएगा वो 80 न्यूटन को बैलेंस करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और अप्लाइड फोर्स कितने का है, तो ये भी है और ये भी है, तो अप्लाइड फोर्स तो नेट फोर्स हो गया 0। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा 0.5 इंटू 80 मतलब 40 न्यूटन। तो समझ में आ रहा है कि जब नेट फोर्स ही 0 है मतलब बॉडी को मूव करने की टेंडेंसी ही नहीं है। जब बॉडी को मूव करने की टेंडेंसी ही नहीं है तो फ्रिक्शन लगेगा 0। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है रे सामू। अरे देखना है अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स में mg भी आएगा और ये भी आएगा। दोनों का रिजल्टेंट निकाल के देखो कि वो फ्रिक्शन को एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर गया तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दो, नहीं किया जितना अप्लाइड फोर्स है फ्रिक्शन को उतना ही कर दो, खेल खत्म। कहाँ भटक रहे हो। आओ चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, आओ इसी में ही करवा देते हैं। सर डेटा बदल देते हैं, बोर हो जाते हो कि एक ही क्वेश्चन। 100 न्यूटन, 37 डिग्री, मास ले लो 3 kg ले लो चलो। म्यू की वैल्यू को ले लो 0.4, चलो ये भी कर दिए। बताओ बॉडी पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, बॉडी का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, सब बताओ। मीनाक्षी बोल रही है फ्रिक्शन 30 न्यूटन, नो मूवमेंट। चलो देखते हैं, बाकी भी कुछ कुछ बोल दे तो अच्छा लगेगा। बाकी बाकी लोग भी। फ्रिक्शन कितने का। अनुष्का जी क्या आ रहा है देख। आओ चेक करते हैं, देखो मास मैंने कर दिया था 3 kg ना, ठीक है तो देखो इधर तो 30 न्यूटन का फोर्स तो आ गया इधर, और इसको कर लिए आप रिजॉल्व। ये अपना हो गया 80 न्यूटन, ये हो गया 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी को ऊपर लेके जाना चाहता है, 30 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी को नीचे लेके आना चाहता है। तो समझ में आ रहा है कि अप्लाइड फोर्स जो नेट हो गया वो हो गया 30 न्यूटन।
अब देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या कर रहा है। तो नॉर्मल अपना 80 न्यूटन का है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा 0.4 इंटू 80, मतलब 32 न्यूटन। फ्रिक्शन कसम खा के बैठा है कि जब तक अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन 32 न्यूटन को एक्सीड नहीं करेगा, तब तक हम बॉडी को चलने नहीं देंगे। बॉडी, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स 30 का है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 32 का है, तो बॉडी तो चलेगा नहीं। बॉडी अगर नहीं चल रहा है, इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो तब होगा जब फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर आ जाए, यानी फ्रिक्शन इज इक्वल टू 30 न्यूटन। फ्रिक्शन नीचे लगेगा, 30 का लगेगा, बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं होगा। आंसर क्या समझ में आपको आ चुका है? अब कोई भी क्वेश्चन कर दोगे ऐसा वाला? एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? एक और कर ही लेते हैं, आ जाओ। इस बार मैंने क्या किया है कि एक बॉडी ले लिए एम मास का, 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, 37 का एंगल, न्यू की वैल्यू 0.6 ले लिए, और एम की वैल्यू ले लेते हैं। तो दो केस कर लेना, एक बार 9 केजी कर लो, और एक बार 12 केजी कर लो। चलो, दो केस कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार पूरे प्रॉब्लम को 9 केजी का मास लेते हुए डील करो, अगली बार 12 केजी का मास लेते हुए डील करो, और बताओ मुझे फ्रिक्शन कितना लगेगा, किधर लगेगा, बॉडी का मूवमेंट होगा या नहीं होगा। थर्टी का ऊपर लगे? चेक करो, चेक करो, जल्दी जल्दी। 9 केजी में क्या हो रहा है देख लो, 12 केजी में क्या हो रहा है देख लो। 9 केजी में सर 48 न्यूटन। चलो देखते हैं। और मूवमेंट भी होगा कह रही है। अगला चेक कर। चेक करो, चेक करो अच्छे से।
आओ चलो चेक करते हैं हम लोग। तो 9 kg की बात करते हैं, आ जाओ। 9 kg में समझ में आ रहा है कि इधर एक फोर्स आएगा 90 न्यूटन का, और इसको अगर हम रिजॉल्व कर दें तो ये हमारा 60 न्यूटन, और ये हमारा सॉरी ये 80 हो नहीं, हाँ 60 तो होगा, और ये 80 न्यूटन। नॉर्मल इधर से आएगा, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 0.6 × 80, यानी 48 न्यूटन का। अब जरा अप्लाइड फोर्स चेक करते हैं। तो अप्लाइड फोर्स जब चेक करोगे तो नीचे लग रहा है 90 न्यूटन, ऊपर लग रहा है 30 न्यूटन। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि नेट फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, वो भी नीचे। लेकिन फ्रिक्शन तो कसम खा के बैठा है कि भाई जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड नहीं करेगा तब तक बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है कि अप्लाइड फोर्स 30 का है और फ्रिक्शन 48 का है, तो मूवमेंट तो नहीं होना है। मूवमेंट अगर नहीं होना है मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू 30 न्यूटन, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन। अरे क्या सबका आ गया था? ये कितने बच्चों का आ गया बताओ जरा। चलो आओ दूसरा देखते हैं। 12 kg वाला देखते हैं। तो 12 kg में क्या होगा? 120 न्यूटन का फोर्स नीचे, 60 न्यूटन का फोर्स इधर, यानी नेट फोर्स आ गया 60 न्यूटन का। फ्रिक्शन कसम खा के बैठा है कि जब तक वो 48 को एक्सीड नहीं करेगा हम नहीं चलने देंगे। अप्लाइड फोर्स 60 का है, लिमिटिंग फ्रिक्शन दिखाई पड़ रहा है 48 का है। इधर की तरफ जो फ्रिक्शन आएगा वो 48 का ही लग जाएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ 60 न्यूटन, यहाँ 48 न्यूटन, नेट फोर्स आ जाएगा 12 न्यूटन, मास है 12 का। तो एक्सलरेशन आ जाएगा नीचे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड। चलो थोड़ा आगे बढ़ते आ जाओ। और भी ऐसे ऐसे थोड़ी डायरेक्ट नहीं, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में कराते हैं। देखो, जैसे मान लो कि एक रस्सी है और ये एक ब्लॉक है। यहाँ का म्यू दे दिया है 0.6 m। m की वैल्यू को ले लेते हैं कि या 6 kg ले लेते हैं, और अप्लाइड फोर्स को कर देते हैं 20 न्यूटन। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ, पहला पार्ट, फ्रिक्शन जो बॉडी पे अप्लाई होगा उसकी वैल्यू, और टेंशन की वैल्यू। तो आओ जरा समझते हैं इसको। सबसे पहला काम है लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। तो समझ में आ रहा है कि नॉर्मल आएगा ऊपर, mg आएगा नीचे। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि नॉर्मल की वैल्यू हो गई 60। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जब निकालोगे तो आएगा 0.6 × 60 मतलब 36 न्यूटन। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो ये रस्सी नहीं होता। अगर ये रस्सी नहीं होता और आप यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाते, जिसका लिमिटिंग फ्रिक्शन 36 न्यूटन का है, तो बॉडी का मूवमेंट होता है या नहीं होता?
बॉडी का मूवमेंट नहीं होता। अब मुझे एक बात बताओ, जब बॉडी का मूवमेंट नहीं होता तो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना अप्लाई होता? बीस का। एक बात तुमको भी समझ में आ रहा होगा कि जब तक ये वाला फोर्स इस फ्रिक्शन को एक्सीड नहीं करेगा तब तक ये रस्सी कभी भी टेंशनाइज नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ जो फ्रिक्शन एप्लीकेबल होगा वो कितना एप्लीकेबल होगा, 36 वाला या 20 वाला? ऑब्वियसली 20। वो भी इस डायरेक्शन में। टेंशन बताओ, टेंशन। क्योंकि अप्लाइड फोर्स अभी फ्रिक्शन को एक्सीड कर ही नहीं पाया है, तो क्या रस्सी में कोई भी तनाव उत्पन्न होगा? नहीं होगा। इसका मतलब टेंशन की वैल्यू जीरो, खेल खत्म। रस्सी हाँ लगेगा टाइट है लेकिन वो स्लैग्ड होगा। चलो एक और करते हैं, आ जाओ ऐसे ही क्वेश्चन एक और। 4 kg का ब्लॉक ले लेते हैं। न्यू की वैल्यू को 0.5 कर देते हैं। अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन कर देते हैं। चलो बताओ, फ्रिक्शन कितना लगेगा, रस्सी का टेंशन कितना होगा? बताओ। हम ये कह रहे हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20 न्यूटन का, अप्लाइड फोर्स है 30 न्यूटन का। मतलब ये ब्लॉक चलना चाह रहा था लेकिन रस्सी इसको रोक के रखा है।
तो समझ में आ रहा है कि भैया फ्रिक्शन मैक्सिमम तो 20 ही लग सकता है, लगा दो। और चूंकि बॉडी नहीं चलेगा तो टेंशन 10 न्यूटन का हो जाए। फ्रिक्शन 20 न्यूटन, वो भी इधर। टेंशन 10 न्यूटन भी इधर। खेल खत्म। अरे क्लियर है क्या, बोलो। अब इसी को जोड़ के एक और क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ। अब दो बॉडी ले लेते हैं। ये 4 kg का है। इस पे अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का है। म्यू की वैल्यू 0.5 ले लो। इसको 6 kg का कर लेते हैं। इसका म्यू 0.4 कर लेते हैं। और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन का लगा देते हैं। आपसे पूछा है, बताओ कि यहाँ का फ्रिक्शन अगर F1 है, यहाँ का फ्रिक्शन अगर F2 है, रस्सी का टेंशन T है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ F1, F2 एंड T। चलो ट्राई करें। अच्छे से सोचना इस बार, जो पिछले बार हम एक बार सोचते थे अब 2 बार सोचना है। अच्छे से सोचो, क्या आता है बताओ। अच्छे से एकदम सोच के बताओ। हाँ, अच्छे से एक साथ मुझे बताओ, F1 कितना, F2 कितना, टेंशन कितना, सब बता दो। 10, 15, 0। चलो देखते हैं, मीनाक्षी ऐसे आंसर दे। हाँ ठीक है, 10, 15, 10। और चेक भी कर लेते हो, सबका वही आ रहा है तो ठीक आ रहा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो यहाँ होगा वो हो जाएगा 0.5 × 40, यानी कि 20 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स तो फ्रिक्शन से ही छोटा है, इसका मतलब फ्रिक्शन को अभी एक्सीड ही नहीं कर पाया है। इधर से फ्रिक्शन लग गया होगा 10 न्यूटन। यहाँ भी अगर ध्यान से देखो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा 60 और 0.4, यानी कि 24 न्यूटन का। और अप्लाइड फोर्स तो उससे भी कम है, इसका मतलब अभी तक तो अप्लाइड फोर्स ने फ्रिक्शन को ही ओवरकम नहीं किया है, इसका मतलब फ्रिक्शन खुद हो गया होगा 15 न्यूटन का। और चूंकि अभी जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन को एक्सीड किया ही नहीं है, तो रस्सी टेंशनाइज होगी ही नहीं, तो टेंशन हो गया 0। अब एक केस और लेते हैं, चलो डेटा थोड़ा सा बदलेंगे और समझाते हैं, रुको। डेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, में ही थोड़ा हेर फेर कर ले क्या, तो इसी में ही कर लेते हैं, आ जाओ। अब इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ा के हम सपोज करो कर देते हैं 30 न्यूटन। ध्यान से सुनना जरा अब। तो 30 न्यूटन का कर दिए, तो अब देखते हैं क्या होगा नहीं होगा, पहले अच्छे से समझो, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
क्योंकि अप्लाइड फोर्स आपने 30 न्यूटन का लगा दिया है और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन का है, तो ये वाले फोर्स के हिसाब से ये वाला ब्लॉक तो बोलेगा कि भैया हम तो चलेंगे, ठीक है ना। ये बोलेगा हम तो चलेंगे। इधर देख लेते हैं क्या होता है। जब इसको देखते हो तो मालूम चला यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 न्यूटन का, अप्लाइड 15 का है, तो ये बोलता है हम नहीं चलेंगे, ठीक है ना। ये कह रहा है कि हम चलेंगे, लेकिन ये कह रहा है हम नहीं चलेंगे। तो डेटा अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। इधर अप्लाइड फोर्स है 30 का, इधर अप्लाइड फोर्स है 15 का, यानी दोनों पे मिला जुला के अप्लाइड फोर्स इधर 15 न्यूटन का है। जब ये दोनों इधर चलने लगेंगे तो यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन भी पीछे काम करेगा और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन भी पीछे काम करेगा। हम ये चूंकि बड़ा है ना, दोनों के टेंडेंसी इधर जाने की होगी। तो अप्लाइड फोर्स मिलजुल के यहाँ 20 का और यहाँ 24 का, यानी टोटल अप्लाइड फोर्स है 44 न्यूटन का। दोनों बॉडी पे मिला जुला के फ्रिक्शन 44 न्यूटन का है, लेकिन अप्लाइड फोर्स सिर्फ 15 न्यूटन का है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया है कि दोनों के दोनों चलने वाले तो नहीं है, यानी सिस्टम जो है वो रुका हुआ रहेगा। हाँ किए ना। प्रभु जी रुक जा, सोचना पड़ता है इसमें अच्छे से। देखो यार, आप सोचते हैं पहले क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। देखो इधर, ये तो कह रहा है भैया हमारा दिन आ गया है चलने का, हम तो चलेंगे, तुम कुछ भी कर लो। तो ये अगर 30 का है तो एक पॉसिबिलिटी बनता है कि फ्रिक्शन लग जाए मैक्सिमम वाला 20 वाला। ध्यान से सुनना, यानी F1 हो जाए 20 का और रस्सी का टेंशन हो जाए 30 का, सॉरी 10 का। तो ये 30 और ये 30 बैलेंस, फिर ये चलेगा नहीं। लेकिन क्या ये बात वहां से भी जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। आओ देखते हैं। ये 15 का और तुम पहले ही रस्सी का टेंशन को 10 बना चुके हो, तो इस फ्रिक्शन को होने के लिए कितना बच गया, बताओ। अगर ये बॉडी नहीं चल रहा है तो ये 15 का टेंशन 10 का, तो फ्रिक्शन को कितना का होना पड़ेगा। 20 का कहां से होगा रे, 20 का अगर हो गया तो घोटाला हो जाएगा। फ्रिक्शन को 5 का होना पड़ेगा। और तभी तो 10 और 5 15 इधर और 15 इधर, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में। और F2 को 5 का होना पड़ेगा, और वो हो भी सकता है क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 न्यूटन का है। इसका मतलब जो हमने सोचा है वो सही है। डेटा के हिसाब से चेक कर लेते हैं, आ जाओ ध्यान से देखना। यहां फ्रिक्शन लगा इधर 20 का, यहां फ्रिक्शन लगा इधर 5 का, नेट फ्रिक्शन आया इधर कितने का, तो 15 का। यहां से भी देखो जस्टिफाइड है, justified है। अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन का है और फ्रिक्शन मिला जुला के 44 न्यूटन का है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी सिस्टम एज ए होल तो ये नहीं चलेगा। तो जितना अप्लाइड फोर्स है फ्रिक्शन को उतना ही होना पड़ेगा, यानी फ्रिक्शन को पक्का इधर होना पड़ेगा 15 न्यूटन का। आप देखो वो हो भी रहा है, का मतलब जो हमने लॉजिक लगाया है वो एकदम सही हो गया। अरे बात समझे क्या, यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको।
अब मान लो तेजस के दिमाग में चल रहा होगा, अरे सर को तो पता था तो सर ने ऐसा कर लिया, सर ने इधर से क्यों नहीं शुरू किया। आओ इधर से शुरू करके देखते हैं क्या होता है। अगर इधर से हम शुरू किए होते तो ये 15 का, तो मेरे दिमाग में आता कि ये 15 का और टेंशन जीरो। टेंशन अगर जीरो और ये वाला मैक्सिमम हो सकता है 20 का और टेंशन है जीरो, तो इस बॉडी को चलने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन साफ दिखाई पड़ रहा है दोनों एज ए सिस्टम नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 15 का है और दोनों का मिला जुला के लिमिटिंग फ्रिक्शन 44 न्यूटन का है। इस कारण से इधर से जो हम लेके चल रहे हैं वो आर्गुमेंट हमारा गलत हो जाएगा, जो इधर से हम लेके चले वो आर्गुमेंट हमारा सही हो जाएगा। इसमें दोनों साइड का पॉसिबिलिटी आपको देखना है। अरे बोलो, मेरी बात क्लियर है क्या सबको? ये वाला केस बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक और हम देते, करके दिखाओ तुम, चलो। और बोला डेटा ही ले लेते। 4, 4, 0.5 को कर देते हैं। 30 था ना, 30 को कर देते हैं 15, 15 कर देते हैं। और इस वाले को कर देते हैं 40 न्यूटन। चलो बताओ, दोनों बॉडीज में लगने वाला फ्रिक्शन और रस्सी का टेंशन सोच के अच्छे से बताना। अच्छे से एकदम सोच के बताओ, तीनों आंसर एक साथ दो।
तो जल्दी बताओ। और चेक करते हैं। पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन देखना पड़ेगा दोनों जगह पे। तो इसका लिमिटिंग आ रहा है 20 न्यूटन, और इसका लिमिटिंग आ रहा है 24 न्यूटन। और दोनों साइड से देखते हैं। ये 15, तो एक पॉसिबिलिटी है ये हो जाए 15 और रस्सी का टेंशन हो जाए 0, तो इधर से बात सेटिस्फाई कर गया। अब इधर से देखते हैं। ये 40 और ये 15 दोनों मिला जुला के नेट फोर्स इधर 25 का। यहाँ अप्लाइड फोर्स लेकिन यहाँ के फ्रिक्शन से ज्यादा, मतलब ये चलना चाह रहा है वो नहीं चलना चाह रहा है। तो हम देखते हैं कि दोनों एज ए सिस्टम चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। तो अप्लाइड फोर्स 25 का जब दोनों इधर जाना चाहेगा तो यहाँ का फ्रिक्शन भी इधर, यहाँ का फ्रिक्शन भी इधर। तो 20 और ये 24 यानी कुल मिला के 44 न्यूटन का फ्रिक्शन हो जाएगा। तो एक बात तो है कि दोनों सिस्टम एज ए होल चलने वाला नहीं है। इसका मतलब दोनों फ्रिक्शन को मिला जुला के होना पड़ेगा 25 न्यूटन का। दोनों फ्रिक्शन को मिला जुला के 25 न्यूटन का होना होगा, तभी ऐसा होगा। आओ चेक करते हैं। तो अगर हम इधर से लेके चल रहे थे तो ये 40 का है और टेंशन 0 है, इसका मतलब फ्रिक्शन को होना पड़ेगा 40 का। लेकिन फ्रिक्शन की दिक्कत है, वो 40 न्यूटन का हो नहीं सकता है। यानी हमारा जो आर्गुमेंट है, सोचने का तरीका है, वो गलत हो गया है। अब हम इसी बात को इधर से सोचेंगे। कैसे सोचेंगे देख ध्यान से। क्योंकि ये 40 का है और लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 का है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि 24 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा दो। तो टेंशन को और 16 न्यूटन का होना पड़ेगा, तभी ये जुड़ के उसको बैलेंस करेगा। अब टेंशन आ गया इधर 16 न्यूटन का और ये है 15 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन आ जाएगा इधर 1 न्यूटन का, जो कि पॉसिबल तो है ही। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 20 का। अब देखते हैं कि क्या दोनों बात मेरा सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। तो ये 24 और ये एक कुल मिला के देख 25 हो भी गया, जो कि होना था। तो जो मैंने ये वाला तरीका सोचा है ये वाला सही है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग गया 1 न्यूटन इधर, फ्रिक्शन यहाँ पे लग गया 24 न्यूटन इधर, और रस्सी का टेंशन आ गया 3 न्यूटन। ये थोड़ा सोचना पड़ता है। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया था बताओ। अरे इसमें लेंदी क्या है, सोचना पड़ता है, ये लेंदी तो कुछ है ही नहीं इसमें। अरे बेटा सोचना तो पड़ेगा ही। नहीं सोचेगी तो डॉक्टर कैसे बनेगी रे। हैं? मालूम चला ऑपरेशन कर रही होगी, पापा का फोन आ गया, फोन कट गया, तो मालूम चला पेशेंट का पेट में मोबाइल छोड़ दी। पूछना तो पड़ेगा। अरे ऐसा मेडिकल में बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। अरे सोचने से तो मजा आता है, दिमाग का तो कसरत होता है। वरना हम क्या सोचते हैं पढ़ाई के बारे में, कुछ नहीं सोचते हैं, जो टीचर कराता है वही तो कर देते हैं, है ना।
यस सर, बस आंसर नहीं आता। आंसर नहीं आया तेरा क्या? हाँ देख, प्रभु जी भी गलत किया था वैसे तो। अरे बिल्कुल आएगा। मुझे एक बात बता, जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, जो भी तेरा टेस्ट होता है, कुछ उससे बाहर आता है क्या? पहले ये बता। नहीं, पहले मुझे बता तेजस, जो तेरा टेस्ट होता है, जहां भी तू पढ़ता होगा, जो भी टेस्ट देता होगा, तो जो हम लोग क्लास में किए वही सब ही आता है, कुछ नया आ जाता है? ये बता चल। बेटा उसको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। अब तुझे मैंने, तू जब मुझे बोला सर कंस्ट्रेंट वाला बड़ा परेशान करता है, मैंने तुझे इतना कंस्ट्रेंट का तरीका बताया। अब बोल वो आसान तो तेरे लिए होना चाहिए ना। अब तेरे लिए हो भी गया। अब एग्जाम में तू नहीं करेगा तो बोल क्या करेगा इसमें? तो उसके लिए बेटा अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना? थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी समझ में आ गया तो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस आप जरूर करके आए अगले क्लास में। चलो आ जाओ। ये लो, इसके नोट्स जनरेट कर देते हैं। अरे प्रभु जी, वो जो नोट्स डाउनलोड करके ना एक ग्रुप में भी भेज दिया कर। बाई चांस किसी को जरूरत रहेगा तो वो ले लेगा अपना। नहीं, नोट्स ही भेज दे। हाँ, नोट्स ही भेज दे।